नमस्कार बच्चों। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज हम औचित्यपूर्णता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। सत्ता और शक्ति का अध्ययन करते हुए हमने देखा था कि औचित्यपूर्णता उसकी पहली शर्त है। औचित्यपूर्णता के अभाव में सत्ता और शक्ति वैसे ही हो जाते हैं जैसे बिना आत्मा के शरीर। इसलिए औचित्यपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास सभी व्यवस्थाएं करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था के लिए तो औचित्यपूर्णता की आवश्यकता और भी अधिक है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में पूरी जनता के समर्थन को प्राप्त करना आवश्यक होता है। जब तक संपूर्ण जन समुदाय का शासन के प्रति विश्वास यदि उत्पन्न नहीं होगा तो वो शासन अधिक समय तक स्थायी नहीं रह पाएगा। जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता चला गया है, वैसे वैसे दमन और बल प्रयोग के साधनों पर विश्वास भी कम होता चला जाता है। विकास का अर्थ ही यह है कि सहमति से शासन को प्रभावी बनाने के उपाय करना, और जहाँ सहमति के शासन की बात आती है वहाँ पर औचित्यपूर्णता ही सहमति प्राप्त करने की पहली शर्त होती है। राजतंत्र से लोकतंत्र के विकास की यदि यात्रा की बात करें तो उसमें भी औचित्यपूर्णता का तत्व ही सबसे प्रमुख रहता है। जब राजतंत्र निरंकुश हो जाते हैं तो जनता उनके विरुद्ध विद्रोह करती है, और ऐसे विद्रोह के परिणाम स्वरूप जनता शासन स्वयं अपने हाथ में ले लेती है और न्यायपूर्ण तरीके से शासन का संचालन करती है। औचित्यपूर्णता का अर्थ है शासन के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न होना कि वह शासन जनता के कल्याण के लिए ही कार्य कर रहा है। औचित्यपूर्णता के अंतर्गत सरकार के कार्यों को नहीं देखा जाता है, वरन सरकार के कार्यों के पीछे की जो भावना है उस पर ध्यान दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि विकासशील देशों में जनता को यह पता ही नहीं होता है कि सरकार वास्तव में किस प्रकार के कानून बना रही है, कैसे कार्य कर रही है। किंतु यदि जनता का अपने चुने हुए नेताओं में यह विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हमारी भलाई के लिए ही हैं, फिर वे चाहे कार्य कैसे भी हों, उनको जब जनता स्वीकार करने लगती है तो यह एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था या एक औचित्यपूर्ण शासन की निशानी होता है। जब नए राज्यों का निर्माण होता है तब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संविधान सभा है उसके माध्यम से नए प्रकार के नियमों का निर्माण किया जाता है और उसके माध्यम से एक औचित्यपूर्ण शासन का प्रारंभ किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही समय में इस प्रकार के शासन के विरुद्ध क्रांति हो जाती है, तख्तापलट कर दिया जाता है और नए शासन का उदय होता है। यह नया शासन भी कुछ ही समय में फिर से जन समर्थन प्राप्त कर लेता है और औचित्यपूर्णता को सिद्ध करता है। इसलिए औचित्यपूर्णता की समस्या एक जटिल समस्या है। हम पहले वाले शासन को औचित्यपूर्ण माने या बाद वाले शासन को औचित्यपूर्ण माने, यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इन दोनों ही शासनों में जन समर्थन मिला हुआ है। लेकिन यहाँ यह देखना पड़ेगा कि इस जन समर्थन के पीछे जनता खुले मन से अपना समर्थन देती है या वह भय के कारण अपना समर्थन प्रस्तुत कर रही है। इसलिए औचित्यपूर्णता की जो अवधारणा है उसमें न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार शासन का होना माना जाता है, और जहाँ न्याय होगा वहाँ जनता में भय नहीं होगा। इसलिए भय के द्वारा अर्जित किया गया जो सहमति का तत्व है वह औचित्यपूर्णता का निर्माण नहीं करता। यह हो सकता है
कि लंबे समय से ऐसा शासन भी चलता रहे, किंतु फिर भी औचित्यपूर्णता के नष्ट होने का खतरा ऐसे राज्यों में हमेशा ही बना रहता है। यदि हम अपने पड़ोस के उदाहरण से समझें तो भारत के पड़ोस में पाकिस्तान की राजनीति के माध्यम से हम इस तथ्य को भली प्रकार से समझ सकते हैं। जनतंत्र या राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी सामान्यतः सार्वजनिक मामलों में जनता के विभिन्न वर्गों के बीच में अलग अलग प्रकार की राय होती है। सामान्य रूप से सार्वजनिक मुद्दों पर मतैक्य बहुत कम पाया जाता है। ऐसी स्थिति में आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए सरकार मध्यस्थ के रूप में सामने आती है और सरकार सार्वजनिक मामलों में अपना आधिकारिक समाधान प्रस्तुत करती है। जिसके पक्ष में भी सरकार का निर्णय होता है, उसी के अलावा अन्य पक्षों के द्वारा भी उस निर्णय को स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात कई बार सरकार के निर्णय अल्पसंख्यकों के पक्ष में आ सकते हैं, कई बार सरकार के निर्णय बहुसंख्यकों के पक्ष में भी आ सकते हैं, किंतु हर हाल में सरकार के द्वारा दिया गया निर्णय जनता के द्वारा जब मान लिया जाता है, यह औचित्यपूर्णता के कारण ही होता है। कई बार सरकार के द्वारा दिए गए समाधान अल्पसंख्यकों के द्वारा इस आधार पर नहीं माने जाते कि उससे अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति में भी औचित्यपूर्णता का संकट उत्पन्न हो जाता है। औचित्यपूर्णता में यह जानना आवश्यक नहीं होता कि सरकार के कार्यों की विषय वस्तु क्या है या सरकार की योजनाएं किस प्रकार की हैं। विकासशील देशों में तो अक्सर ऐसा ही होता है कि सरकार की सामान्य नीतियों या योजनाओं के बारे में जनता को ज्ञान नहीं होता, किंतु सरकार जो भी कार्य कर रही है वो जनता की भलाई के लिए कर रही है। यदि यह विश्वास जनता में गहराई तक व्याप्त रहता है तो यह औचित्यपूर्णता के कारण ही होता है और इसे ही औचित्यपूर्ण शासन कह सकते हैं। राजनीतिक चिंतन की जहाँ तक बात है, हम राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत में केवल औचित्यपूर्ण शक्ति की ही व्याख्या करते हैं। हम शक्ति के नग्न रूप की चर्चा राजनीतिक अध्ययन में नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि औचित्यपूर्ण शक्ति और सत्ता, औचित्यपूर्ण शक्ति सत्ता का निर्माण करती है और सत्ता के स्थायित्व के लिए औचित्यपूर्णता का निरंतर बने रहना यह पहली शर्त होती है। जो सत्ताधारी होते हैं उनसे अपने अधीनस्थों तथा सामान्य नागरिकों का आज्ञा पालन करवाने के लिए यदि बार बार बल प्रयोग या दंड या पुरस्कारों की आवश्यकता होती है तो यह समझना चाहिए कि ऐसा शासन औचित्यपूर्णता की कमी की तरफ जा रहा है। औचित्यपूर्णता के होने से शास्तियों की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। शास्ति का अर्थ है किसी भी कार्य को करवाने के लिए दंड अथवा पुरस्कारों की व्यवस्था करना। इस दृष्टि से औचित्यपूर्णता शासन में मितव्ययता लाने वाली भी साबित होती है, क्योंकि जब औचित्यपूर्ण सरकार कार्य करती है तो पुलिस, सेना, न्यायपालिका, इन सब की कार्यवाही में जो भारी भरकम खर्च करना पड़ता है उसकी बचत हो जाती है और सामान्य जो राजनेतागण हैं वो अपने विश्वास और अपने प्रभाव के कारण ही जनता को अपने अनुरूप आज्ञा पालन करने के लिए तैयार कर लेते हैं। औचित्यपूर्णता के यदि इतिहास को देखें या इसकी अवधारणा के विकास की चर्चा करें
तो औचित्यपूर्णता अंग्रेजी शब्द लेजिटिमेट है, जो कि लैटिन शब्द लेजिटिमस शब्द से निकला है। लैटिन भाषा में लेजिटिमस का अर्थ होता है न्यायपूर्ण या सही। मध्यकाल में इसे लेजिटिमिटास या लॉफुल कहा गया। जहाँ तक राजनीतिक चिंतन में औचित्यपूर्णता की अवधारणा के विकास की बात है, तो सबसे पहले हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत में औचित्यपूर्ण शासन के बीज देखते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के शासकों के लिए विवेक का होना पहली शर्त बताई है, और उसके अनुसार विवेक सम्मत शासन ही एक औचित्यपूर्ण शासन होता है। अरस्तु ने कानून के शासन को औचित्यपूर्ण शासन के रूप में स्वीकार किया। अरस्तु के अनुसार यदि औचित्यपूर्णता को स्थायित्व देना है तो राज्यों में कानून का शासन होना चाहिए, न कि व्यक्ति का शासन। मध्यकाल में ईसाई विचारकों के द्वारा ईश्वरीय राज्य और शैतानी राज्य, इन दो प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण करके औचित्यपूर्णता की अवधारणा को ईसाई धार्मिक मत के अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया। आधुनिक काल में लॉक ने सहमति और समझौते को औचित्यपूर्णता का आधार बनाया, और उसने पहली बार यह सिद्ध किया कि जनता की सहमति के बिना किसी भी प्रकार के शासन को औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा के माध्यम से औचित्यपूर्णता की अवधारणा को आगे बढ़ाया। यदि हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने औचित्यपूर्णता को श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग के हितों से जोड़ करके देखा, और यह माना कि यदि वास्तविक औचित्यपूर्ण शासन को प्राप्त करना है तो शोषण के प्रतीक पूंजीवाद को समूल नष्ट करना पड़ेगा। 20वीं शताब्दी में मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता की अवधारणा का व्यवस्थित प्रतिपादन किया, और मैक्स वेबर औचित्यपूर्णता के 3 आधारों की चर्चा करता है, अर्थात औचित्यपूर्णता का परंपरागत आधार, औचित्यपूर्णता का बौद्धिक कानूनी आधार, और औचित्यपूर्णता का करिश्माई आधार। अर्थात राजनेता यदि प्रचलित परंपराओं के अनुसार कार्य करते हैं और जनता उन्हें समर्थन प्रदान करती है, तो यह परंपरागत औचित्यपूर्णता है। राजनेता अपने जादुई व्यक्तित्व से जब जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं, जैसा कि हिटलर के परिप्रेक्ष्य से हम समझ सकते हैं, मुसोलिनी और फ्रांस का जो सेनानायक था नेपोलियन, ऐसे बहुत सारे जननेता होते हैं जिनका इतना जादुई प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है कि जनता उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से ही उनकी आज्ञा का पालन करती है। और तीसरा होता है बौद्धिक कानूनी, अर्थात औचित्यपूर्णता का स्रोत न्याय के अनुसार बने हुए कानूनों में समझा जाता है। मैक्स वेबर इन तीनों प्रकारों में से बौद्धिक कानूनी औचित्यपूर्णता को सर्वश्रेष्ठ मानता है और आधुनिक प्रजातंत्रों का आधार मानता है। एक अन्य विचारक गुग्लिल्मो फेरो ने लोकतंत्रात्मक औचित्यपूर्णता के 2 आधार बताए हैं: बहुमत तथा अल्पसंख्यक विरोधी दल का अस्तित्व। अर्थात लोकतंत्र में यदि अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा के लिए यदि अपनी बात को कहने का मौका मिलता है,
अल्पसंख्यकों को अपने राजनीतिक दलों के निर्माण का यदि अवसर मिलता है तो यह लोकतांत्रिक औचित्यपूर्णता का ही एक उदाहरण है। यदि भारतीय दार्शनिक परंपरा में राजनीतिक चिंतन की परंपरा में यदि बात करें तो वहाँ भी हमें औचित्यपूर्णता का एक व्यवस्थित चिंतन मिलता है और औचित्यपूर्णता का केंद्रीय स्थान भारतीय राजनीतिक चिंतन में रहा है। प्राचीन काल में भारत में औचित्यपूर्णता को धर्म के रूप में स्वीकार किया गया और यह माना गया कि दंड अर्थात राजनीति को धर्म की शक्ति के अधीन होना चाहिए। और जब धर्म का अर्थ लिया गया वो था न्याय के सिद्धांतों के आधार पर चलने वाला शासन। इसलिए धर्म और न्याय भारतीय चिंतन में पर्याय के रूप में समझे गए और राजनीति को धर्म के अधीन स्थापित किया गया और राजा की शक्तियों को राजधर्म के रूप में चिन्हित किया गया। इस प्रकार से भारतीय चिंतन में निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा कभी भी नहीं रही और यहाँ पर औचित्यपूर्ण शासन को ही सही शासन के रूप में स्वीकृति दी गई। औचित्यपूर्णता की जो प्रकृति होती है उसको यदि जानने का प्रयास करें तो यह एक बहुत ही सूक्ष्म अवधारणा है। औचित्यपूर्णता स्वयं न्याय नहीं है वरन न्याय की आवश्यकता है। औचित्यपूर्णता बाहरी रूप में केवल जन समर्थन ही नहीं है। किसी भी नीति या सरकार के किसी भी कार्यक्रम के प्रति यदि उसके पक्ष में यदि जनता मतदान कर देती है तो बाहरी रूप में यह औचित्यपूर्णता हो सकती है, किंतु उस जन समर्थन के परिणाम स्वरूप जनता को जिस मात्रा में आत्मसंतोष का अनुभव होता है वही वास्तव में औचित्यपूर्णता है। इसलिए औचित्यपूर्णता के परिणाम स्वरूप जनता को विश्वास और संतोष की प्राप्ति होती है। जब तक एक संतुष्ट जनमानस समर्थन नहीं देता तब तक जैसा जनसमर्थन प्राप्त किया जाता है वह औचित्यपूर्णता की निशानी नहीं होता। इस बात को हम तानाशाही व्यवस्थाओं से समझ सकते हैं। और जैसे कि चीन का उदाहरण यदि देखें तो चीन में लगातार 70 वर्षों से भी अधिक समय से वहाँ पर साम्यवादी शासन का स्थायी शासन चल रहा है, साम्यवादी दल का शासन चल रहा है और वहाँ की जनता को साम्यवादी दल के अनुसार समर्थन भी देना पड़ता है। लेकिन यह राजनीतिक शोधकर्ताओं के लिए गहन अनुसंधान का विषय है कि चीन में शासकों को जो जन समर्थन मिलता है क्या उसके परिणाम स्वरूप से जनता को आत्मिक संतुष्टि या आत्मतोष की प्राप्ति होती है। जनता एक लंबे स्थायी विश्वास का भाव शासकों के प्रति रखती है। यदि ऐसा है तो ही उसे हम औचित्यपूर्णता कहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि औचित्यपूर्ण आदेश सदैव ही संतोष और सहभाग देने वाले नहीं होते। कई बार सरकार को देश के हित में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बार ऐसे निर्णयों से जनता को बहुत सारी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, किंतु इन कठिनाइयों के उपरांत भी जनता यदि शासकों का अनुगमन करती है, जनता यदि राजनीतिक व्यवस्था की आज्ञा का पालन करती है, तो ऐसी कठिनाई के उपरांत भी उसे हम
औचित्यपूर्णता ही कहेंगे। इसलिए औचित्यपूर्णता को बनाए रखना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय हित में कई बार सरकार को ऐसे लंबे समय तक कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं कि जनता को बहुत सारी एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किंतु ऐसी स्थिति में यदि जनता यह समझे कि शासकों के ये हित निजी स्वार्थ के लिए नहीं वरन दीर्घकाल में जनता के हितों के लिए ही लिए गए हैं, तो यह भी औचित्यपूर्णता की निशानी है। जनतंत्र के लिए अन्य किसी भी व्यवस्था की अपेक्षा औचित्यपूर्णता की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जनतंत्र में सेना और पुलिस को जनतांत्रिक शक्तियों के अधीन रखा जाता है। जनतंत्र में केवल कानून के अनुसार ही कार्य करने की एक परंपरा चलती है। इसलिए जनता से या अधीनस्थों से आज्ञा का पालन कैसे करवाया जाए, इसके लिए केवल एक ही तरीका बचता है और वो है शासकों के द्वारा निरंतर औचित्यपूर्णता को प्राप्त करना। जनतंत्र में औचित्यपूर्णता को बार बार प्राप्त करना पड़ता है और जननेता यह प्रयास अनेक प्रकार के तरीकों से करते रहते हैं। संविधान के अंतर्गत भी औचित्यपूर्णता को प्राप्त करने के लिए निर्वाचन की एक स्थायी व्यवस्था होती है। निश्चित समयावधि के बाद होने वाले जो चुनाव हैं वो शासकों की औचित्यपूर्णता के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार से नागरिक स्वतंत्रताओं का होना, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र मीडिया का होना, अल्पसंख्यकों को संतुष्ट रखने का प्रयास करना, ये सब औचित्यपूर्णता को ही प्राप्त करने के तरीके हैं। लोकतंत्र में यह औचित्यपूर्णता का ही जादू होता है कि बिना दमन के ही लंबे समय तक शासन को चलाया जा सकता है। कई बार औचित्यपूर्णता को प्राप्त करने के लिए जनतंत्रों में भी प्रचार का भी सहारा लिया जाता है। विभिन्न विचारधाराओं को अपनाने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो जोड़ा गया, वो एक प्रकार से शासन के द्वारा औचित्यपूर्णता प्राप्त करने के ही प्रयास थे। चुनावों में जब गरीबी हटाओ जैसे नारे लगते हैं तो शासन अपनी विचारधारा को स्पष्ट करता है कि वे जनता के लिए ही कार्य करना चाहते हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र में सैनिक तंत्र अथवा तानाशाही की अपेक्षा औचित्यपूर्णता की आवश्यकता हमेशा ही अधिक रहती है। समकालीन राजनीतिक विचारक जुर्गन हैबरमास ने आधुनिक जो औद्योगिक समाज हैं उनको औचित्यपूर्णता के अभाव के संकट से युक्त बताया है। और जुर्गन हैबरमास का ये कहना है कि आधुनिक पूंजीवादी राज्य जो कि जनतांत्रिक राज्य हैं, किंतु वहाँ भी आज औचित्यपूर्णता का संकट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ऐसे तकनीकी समाजों में उत्पादन की शक्तियों को तो लोक कल्याणकारी कानूनों के द्वारा ठीक कर लिया गया है, किंतु वास्तविक जो आर्थिक शक्तियां हैं उस पर राजनीति ने अपना नियंत्रण कर लिया है। आज बड़े बड़े आर्थिक कार्यों को सरकारें खुद करने लग गई हैं और जब सरकार कोई कार्य करती है तो उसका विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आज की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था के अधीन आ गई है और यह एक औचित्यपूर्णता का बड़ा संकट उत्पन्न करती है। औचित्यपूर्णता के यदि प्रकार और वर्गीकरण की बात करें
तो स्टर्नबर्जर एक विचारक हुए हैं और स्टर्नबर्जर ने दो प्रकार के औचित्यपूर्णता की चर्चा की है। दैवीय औचित्यपूर्णता जो कि मध्यकालीन शासन में हम देख सकते हैं या प्राचीन राजतंत्रों में देख सकते हैं, जब राजा को स्वयं ईश्वर का पुत्र माना जाता था या राजा को ईसा का पुत्र माना जाता है। यह अवधारणा इस आधार पर कार्य करती है कि जनता के लिए शासन करने के लिए भगवान ने स्वयं राजा को धरती पर भेजा है, इसलिए जनता को किसी भी परिस्थिति में राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नागरिक जो औचित्यपूर्णता है वो औचित्यपूर्णता का आधुनिक प्रकार है और प्राचीन काल में अरस्तु ने पॉलिस की अवधारणा में इसको प्रकट किया था और आधुनिक राजतंत्रों में यह आधुनिक लोकतंत्रों में यह माना जाता है कि नागरिक की सहमति से ही शासन को चलाया जाना चाहिए। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता का जो वर्गीकरण है वो आज्ञा पालन के अनुसार किया है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि परंपरागत, बौद्धिक, कानूनी और करिश्माई 3 प्रकार की औचित्यपूर्णता होती है। राजनीतिक शोध की दृष्टि से बात करें तो औचित्यपूर्णता के मापन की बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। औचित्यपूर्णता का यदि अध्ययन करना है तो यह देखना पड़ेगा कि किसी भी शासन के अंतर्गत दमन को कितना स्थान दिया जा रहा है। किसी भी देश में क्रांति करने के कितने सफल या असफल प्रयास किए गए हैं। क्रांतियों के उपरांत भी सेना का प्रयोग शासन को कितनी बार करना पड़ा है। पुलिस की वास्तविक भूमिका किसी भी देश में कैसी है। राजनेताओं का अपनी जनता पर प्रभाव कितना है। राजनेताओं के कार्यों को जनता किस प्रकार से स्वीकार करती है। क्या उन्हें मनवाने के लिए शास्त्रियों का प्रयोग करना पड़ता है अथवा बिना शास्त्रियों के ही जनता कानूनों का सामान्य रूप से पालन करती है। नागरिक अवज्ञा की घटनाएं कितनी घटती हैं। जनता के विभिन्न वर्गों के द्वारा कितने आंदोलन किए जाते हैं। ये आंदोलन अहिंसक आंदोलन होते हैं या शांतिपूर्ण आंदोलन होते हैं। ये सारे तत्व इनका अनुभविक अध्ययन करके औचित्यपूर्णता का मापन किया जा सकता है। औचित्यपूर्णता के यदि स्रोत की चर्चा करें, औचित्यपूर्णता आखिर आती कहाँ से है, तो औचित्यपूर्णता के अनेक स्रोत हो सकते हैं। इतिहास और किसी भी देश की परंपराएं यह पहला स्रोत है। जब शासक अपने देश के इतिहास का उदाहरण देकर के और अपने देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यह औचित्यपूर्णता को बढ़ाने वाला एक तरीका है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के संकेत और प्रतीक और धार्मिक विधियां भी औचित्यपूर्णता को बढ़ाती हैं। जैसे ब्रिटेन का राजा जब एक विशेष प्रकार के राजसी पोशाक के साथ जब सिंहासन पर बैठता है, जब दंड को हाथ में वो रखता है, दंड की शक्ति के प्रतीक जिस डंडे को वो हाथ में रखता है, उसे देख करके जनता का उसके प्रति एक विश्वास उत्पन्न होता है। इस प्रकार के संकेतों के माध्यम से भी जन समर्थन प्राप्त किया जाता है। लोकतंत्र में जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया औचित्यपूर्णता को प्राप्त करने का एक बहुत प्रभावी माध्यम है। सही और नियमित और भ्रष्टाचार से मुक्त यदि निर्वाचन होते हैं, जिसमें कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के सभी वर्ग शासकों को चुनने में भाग लेते हैं, यह सहभागिता भी औचित्यपूर्णता का एक बड़ा स्रोत है। किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी है, वो यदि सहभागी संस्कृति है तो औचित्यपूर्णता का स्तर ऊंचा होगा। परंपरागत संस्कृति है तो औचित्यपूर्णता का स्तर कुछ कम हो सकता है। इसी प्रकार से शासकों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाने की इच्छा कितनी है। यदि शासन को अलग अलग
क्षेत्रों में और अलग अलग वर्गों में यदि विभाजित कर दिया जाता है, यदि विकेंद्रीकरण है, तो औचित्यपूर्णता को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से नागरिक स्वतंत्रताओं को कितना सुनिश्चित किया जाता है, जनता की सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है, जनता का यह विश्वास होना कि इस शासन के अंतर्गत वे सुरक्षित हैं, उनकी संपत्ति सुरक्षित है, जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना, यह एक औचित्यपूर्णता का बड़ा स्रोत है। इसी प्रकार से किसी भी देश में एक बड़े विशाल मध्यम वर्ग का होना, यह भी औचित्यपूर्णता के होने की निशानी है। अर्थात देश में न अधिक गरीबी हो न अधिक अमीरी हो। यदि यह स्थिति रहती है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार की नीतियाँ ठीक दिशा में काम कर रही हैं और जनता संतुष्ट रहती है। अब यदि औचित्यपूर्णता की उपयोगिता की बात करें तो कुछ बिंदुओं में इसे हम समझ सकते हैं। पहला तो यही है कि औचित्यपूर्णता की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि उससे व्यवस्था को जीवन प्राप्त होता है। व्यवस्था को यदि दीर्घायु बनाना है, उसको यदि स्थायी रूप देना है, तो औचित्यपूर्णता ही वो मूलभूत तरीका है जिसके द्वारा व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। दूसरा, व्यवस्था में यदि मितव्ययिता लानी है तो औचित्यपूर्णता को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि सामान्यतः किसी भी प्रकार के संसाधन कम होते हैं और जनसंख्याएं अधिक होती हैं। प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों की कमी के कारण जनता के सभी वर्गों को सभी चीज़ें नहीं मिल सकती, किंतु कम संसाधनों के होते हुए भी यदि औचित्यपूर्णता को प्राप्त कर लिया जाता है तो अभाव में भी जनता को संतुष्ट रखा जा सकता है। और जितना कम खर्च सेना और पुलिस और दंड की व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है, उन संसाधनों की बचत औचित्यपूर्णता के द्वारा ही की जा सकती है। औचित्यपूर्णता का एक जादू यह भी है कि इसी के कारण बहुमत के शासन को संभव बनाया जाता है। औचित्यपूर्णता के कारण ही अल्पसंख्यक लंबे समय तक बहुसंख्यकों के निर्णयों को स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों को यह विश्वास होता है कि बहुसंख्यक वर्ग की सरकार उनके हितों को भी ध्यान में रखेगी। इसलिए लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के निरंतर समर्थन को प्राप्त करने का एक तरीका औचित्यपूर्ण शासन ही होता है। औचित्यपूर्णता की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि औचित्यपूर्णता के अंदर दमन को भी स्वीकार्यता मिल सकती है। अर्थात यदि दमन औचित्यपूर्ण है तो जनता उसे स्वीकार करेगी। यदि औचित्यपूर्णता के बिना यदि दमन का प्रयोग किया जाता है तो क्रांतियाँ हो सकती हैं, तख्तापलट हो सकता है और शासन समाप्त हो सकता है। इस प्रकार से औचित्यपूर्णता विभिन्न दिखाई देने वाले शक्ति और सत्ता के कार्यों के भीतर ऐसा अदृश्य तत्व है जो कि उन्हें निरंतर जीवन प्रदान करता है, उनको पोषण प्रदान कर सकता है। अंत में हम औचित्यपूर्णता को शक्ति की शक्ति कह सकते हैं, यानी कि शक्ति को जहाँ से शक्ति मिलती है वही औचित्यपूर्णता है। धन्यवाद।